ब्रिटानिया में कियर स्टारमर की लेबर पार्टी ने कंजर्वेटिव पार्टी का सफाया कर दिया है। 14 साल के अंदर कोई 5 प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं। ब्रिटानिया में तब्दीली आ गई है। और ब्रिटानिया में ये तब्दीली अब क्या करेगी, किस तरीके से ये फ्यूचर चार्ट करेगी। अब यूके एक मिडलिंग रीजनल पावर है। हाँ, उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। हाँ, सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर सीट भी है। बेसिकली डेलीगेशन भेजी है इजराइल ने दोबारा जो हॉस्टेज रिलीज और नेगोशिएशंस करने के लिए हमास के साथ, जो डिबेट के बाद हुआ जहाँ पे उन्होंने जो बाइडन साहब के साथ ये गुफ्तगू के अंदर जो बाइडन साहब को ख़त्म कर दिया, उनकी सियासत को एक तरीके से। इंडिया ने कहा है जो मसले मसाइल हैं चाइना के साथ बॉर्डर्स के ऊपर ख़त्म होना चाहिए। ब्रिटानिया में कंजर्वेटिव पार्टी की सियासत खत्म शुद। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। Do like, subscribe and share this content. Thank you so much for that reception. What an amazing reception. We did it. You campaigned for it, you fought for it, you voted for it, and now it has arrived. ब्रिटानिया में कियर स्टारमर की लेबर पार्टी ने कंजर्वेटिव पार्टी का सफाया कर दिया है। एक बड़ी अक्सरियत के साथ लेबर पार्टी 10 साल से ऊपर, एक्चुअली मोर देन 10 ईयर्स, लॉट मोर देन 10 ईयर्स, मेरे ख्याल से 14-15 साल के बाद लेबर पार्टी आई है वापस ताकत के अंदर, क़यादत के अंदर। टोनी ब्लेयर साहब 97 के अंदर थे, उनकी बहुत अरसे तक चली, 8-9 साल तक हुकूमत। उसके बाद सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई, मगर पिछले कोई 10 या 14 साल के अंदर कोई 5 प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं ब्रिटानिया के। डेविड कैमरॉन, थेरेसा मे, उसके बाद बोरिस जॉनसन, सो ऑन सो फोर्थ, और आखिरी आपके थे लिज ट्रस और अल्लाह भला करे आपका ऋषि सुनाक साहब। और इन्होंने इनके ये जो इस टाइम के दौरान ब्रेग्जिट हुआ, जिसके अंदर ब्रिटानिया यूके EU यूरोपियन यूनियन से खारिज हो गया वोट के ज़रिए। बड़ा एक टाइट वोट था, और उसके बाद से एक इकोनॉमिक मेल्टडाउन कहेंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस कहेंगे, यूके के अंदर आया। और अब वो बिल्कुल ही साइडलाइन हो चुका है। ब्रिटानिया अंदर की सूरत हाल सही नहीं है, कंजर्वेटिव पार्टी फेल हो चुकी है, और उसके रिस्पॉन्स के अंदर लेबर पार्टी अब दोबारा कियर स्टारमर साहब की क़यादत के अंदर आ गई है। मगर लेबर के अंदर भी ताकत में आने के लिए उनको बहुत सारी चीज़ें तब्दील करनी पड़ी, बहुत सारे लोगों को झड़ना पड़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कॉर्बिन साहब जो आपके साबिक जो लेबर पार्टी के वज़ीर आज़म के लिए भी होपफुल उम्मीदवार थे, ये जेरेमी कॉर्बिन साहब इस्लिंगटन नॉर्थ से एज ए इंडिपेंडेंट लड़े और जीत गए लैंडस्लाइड के अंदर। इसी तरीके से बहुत सारे काउंसलर्स थे जो साबिक लीडर लेबर पार्टी के साथ शमूलियत थी, वो इंडिपेंडेंट के तौर पे लड़े, कुछ जीते कुछ हारे। मगर एक बात वाज़ेह हो गई है कि ब्रिटानिया में तब्दीली आ गई है। और ब्रिटानिया में ये तब्दीली अब क्या करेगी, किस तरीके से ये फ्यूचर चार्ट करेगी, मुश्किल होगा बहुत। क्योंकि अगर ब्रिटानिया यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है तो उसकी क्या हैसियत है, क्या औकात है। क्योंकि ब्रिटानिया का पूरा मौक़िफ़ ये था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 कि अमेरिका की वो एक्सटेंशन होगा यूरोप के अंदर। नेटो भी इस तरीके से बना। यूक्रेन पॉलिसी 90s के अंदर ब्रिटानिया का बहुत बड़ा हाथ था। मगर ब्रेग्जिट के बाद उसका जो रोल है और अमेरिका का रोल है यूरोप के अंदर, वो डिमिनिश हो गया है, वो कम हो गया। और ब्रेग्जिट ने तो बिल्कुल ही नास्तास किया हुआ था। यूक्रेन की जंग ने और रशिया ने जो ब्रिटिश पोजीशन थी यूरोप के अंदर कॉन्टिनेंट में, उसको और जो था वो ख़त्म कर दिया। अब यूके एक मिडलिंग रीजनल पावर है। हाँ, उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। हाँ, सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर सीट भी है, मगर वो अब कम्पीट नहीं कर सकता। और ये चाइना के लोगों ने भी ये बात की थी जी कि ब्रिटेन का कोई मुकाबला नहीं है चीन के साथ। फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन तो हो गए, कि स्टारमर साहब का क्या होगा मौक़िफ़, मुझे तो नहीं लगता ज़्यादा चेंज आएगा इसके अंदर, स्पेशली कंसिडरिंग कि उनकी क्या पोजीशन है इजराइल के ऊपर। इजराइल ने एक बार फिर बेसिकली इजहार किया है कि वो जो सीज़ फायर प्रपोजल है हमास के साथ, उसमें शायद थोड़ी
पेशरफ्त हुई है। अब वो क्या पेशरफ्त है? बेसिकली डेलीगेशन भेजी है इजराइल ने दोबारा जो हॉस्टेज रिलीज और नेगोशिएशंस करने के लिए हमास के साथ। अब इसका क्या होगा? इस हॉस्टेज नेगोशिएशंस, ये 7 अक्टूबर से ये किस्सा कहानी चल रहा है, फिलहाल तो कुछ नहीं हुआ और लग नहीं रहा कि ये इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू साहब जब तक ट्रंप साहब नहीं आ जाते तो कोई वो हरकत करेंगे। और ट्रंप साहब का आना विद एवरी पासिंग डे, जो डिबेट के बाद हुआ जहां पे उन्होंने जो बाइडन साहब के साथ ये गुफ्तगू के अंदर जो बाइडन साहब को ख़त्म कर दिया, उनकी सियासत को एक तरीके से। अभी भी इंतज़ार है कि जो बाइडन साहब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो लड़ेंगे इस पूरे मरहले के अंदर या बेसिकली हट जाएंगे या उनको हटा दिया जाएगा। तो लग तो यही रहा है कि उनको ये हटा दिया जाएगा और कोई नया कैंडिडेट आ जाएगा इसके अंदर, मगर इजराइल फलस्तीन के ऊपर इस पूरी डिसीजन का बहुत इंपैक्ट होगा। एक और चीज, इजरायली डिफेंस फोर्सेस, इजरायली आर्मी के जो चीफ ऑफ स्टाफ थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कह रहे हैं कि जी एक चंद हफ्तों के अंदर वो भी अपनी सीट से हट जाएंगे। तो एक अहम वहां पे भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बहुत प्रेशर है इजराइल के अंदर भी नेतन्याहू साहब के ऊपर। अमेरिका पोजीशन रिसीड हो रही है, रशिया की पोजीशन चेंज हो रही है, चाइना और इंडिया की पोजीशन, इंटरेस्टिंगली इंडिया ने कहा है कि उसको एक जल्द अज जल्द जो उसके मसले मसाइल चल रहे हैं बॉर्डर के ऊपर चाइना के साथ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करते हैं, वहां पे झड़पें भी हुई हैं, 3-4 साल 5 साल हो गए हैं, चाइना ने तकरीबन कोई 4000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है, जो इंडिया क्लेम करता है, वो चाइना कंट्रोल कर रहा है। मगर अब फॉरेन मिनिस्टर सुब्रमण्यम जो है, जयशंकर साहब, उन्होंने अपने चाइनीज काउंटर पार्ट वांग यी साहब से मुलाकात की है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट जो अस्ताना काजाकिस्तान में हो रही है, और वहां पे इन्होंने कहा है कि जी हिंदुस्तान चाहता है कि इसके जो मसले मसाइल हैं चाइना के साथ बॉर्डर्स के ऊपर, वो जल्द अज जल्द उन मसले मसाइल को खत्म होना चाहिए। स्पेसिफिकली क्या कहा है जयशंकर साहब ने? रिस्पेक्टिंग द एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है उसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल है LOC, तो यहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC है। ये कह रहे हैं रिस्पेक्टिंग द LAC एंड इंश्योरिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द बॉर्डर एरियाज इज एसेंशियल। The three mutuals, mutual respect, mutual sensitivity and mutual interest will guide our bilateral ties. 3500 किलोमीटर का ये इनका बॉर्डर है हिमालय के अंदर, लद्दाख के एरिया के अंदर, जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। हजारों यहाँ पे दोनों साइड से ट्रूप्स और सोल्जर और अफसर डिप्लॉयड हैं, और 2020 मई के अंदर तकरीबन 24 यहाँ पे चीनी और ज़्यादातर हिंदुस्तानी सोल्जर मरे थे। यहाँ तक कि जो वीडियोस आई थी क्लबिंग की, उसके अंदर लगता है कि ज़्यादा हिंदुस्तानी मरे थे, मगर उन्होंने उसको सप्रेस कर दिया। इंडिया का बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। एक तरफ तो वो है क्वाड, अमेरिका, ये वो इन सब अलायंसेस के अंदर, दूसरी तरफ है वो सबसे बड़ा कंज्यूमर है रशियन ऑयल का यूक्रेन जंग के बाद। अब वो चाइना के साथ अपने इश्यूज रिजॉल्व करना चाह रहा है। तो इंडिया एक अपने आप को एक एलिवेट कर रहा है रीजन में, दुनिया में, ये स्टेटमेंट्स, ये अलायंसेस करके कि वो अब एक रीजनल पावर नहीं बना, अब वो अपने आप को देख रहा है एक बियॉन्ड रीजनल पावर, यानी अब चाइना, रशिया, अमेरिका, मिडल ईस्ट, इसके अंदर अपने आप को एक ग्लोबलिस्ट इसके अंदर पर्सपेक्टिव से देख रहा है। और इसीलिए शायद वो इस पोजीशन में है कि उसके पास कैपेसिटी भी है, पैसे भी हैं और डिज़ायर और लीडरशिप भी है कि वो ये सब इकदामात ले सके, वो चीज़ें जो पाकिस्तान के पास नहीं है। खैर फिलहाल इतना ही। कमेंट सेक्शन ऑलवेज टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।